नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इंस्पायर इंडिया उत्तराखंड में। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है हम मतलब आज शुरू करेंगे हम इकोनॉमिक्स। बहुत से लोग यहां पर बोल रहे थे कि सर जो है इकोनॉमिक्स शुरू करिए। और देखिए हमारा पेड कोर्स भी चलता है। ये वीडियो आपकी जो है पब्लिक रहेगी, बाकी सारी वीडियो हमारी प्राइवेट रहेंगी। लेकिन ये वीडियो मैं जो है फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी सारी जो हमारी क्लासेस चलेंगी ये, तो वो हमारे जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से चलेंगी। तो आइए देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर जो है स्टूडेंट कहते हैं कि हमें सर अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता है, या अर्थशास्त्र हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, ऊपर से चला जाता है, हमें इतनी जगह से पढ़ लिया फिर भी नहीं आता है। तो हम आपको बता दें कि अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स जो है अलग से कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक एक पॉइंट इसका जो है बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत आसानी से आपको जो है समझाया गया है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए यहाँ से सारे पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अंत तक देखेंगे, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे साथियों। और साथ साथ में जो है अपने साथियों को अवश्य शेयर करेंगे। तो आइए साथियों, यहाँ पर बोल रहे थे कि सर तो देखिए आज से हम लोग जो है इकोनॉमिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे जो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में नहीं आते हैं। तो चलिए वीडियो को अब जो है शुरू करते हैं यहाँ पर। तो आइए हम जो है सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि अर्थशास्त्र क्या है, यानी कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, और अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, यानी अर्थशास्त्र का जो अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो इन दोनों की परिभाषा समझेंगे कि इन दोनों की परिभाषा क्या है। उसके बाद में जो है यहाँ पर देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, और अर्थव्यवस्था के फिर देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को देखेंगे। जैसा कि आपको पता ही कि 5 क्षेत्र होते हैं, तो इन पांचों क्षेत्रों के बारे में हम जो है इस वीडियो के बारे में विस्तार से समझेंगे और इसको याद भी करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का जो है प्रकार क्या है, जो कि बहुत सारा प्रकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। तो इन सभी तरह की चीज़ों को इस वीडियो में हम विस्तार से यहाँ पर समझेंगे साथियों। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस पूरी वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपको 100% जो है समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पर भी अगर नहीं समझे हैं इसको, हम इस वीडियो में आपको जो है पूरा बढ़िया तरीके से जो है समझ में आएगा। तो चलिए आइए हम वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो आइए साथियों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर, या समझते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, यानी कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार, यहाँ पर देखिए समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मानव की जो आवश्यकता है वो असीमित है, यानी कि दिन प्रतिदिन जो है हमारी आवश्यकताएं जो है बढ़ती जाती हैं। इसलिए जो है कहा जाता है कि मानव की आवश्यकता जो है असीमित है। लेकिन यहाँ पर यह भी बात आपको पता है कि संसाधन जो है वो सीमित है। किसी भी देश का जो है संसाधन जो है सीमित है। तो तो सरकार इसी बात का अध्ययन करती है कि संसाधन तो सीमित हैं, लेकिन मानव की जो आवश्यकता है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो हम कैसे इसका जो है इन संसाधनों का इस्तेमाल करें ताकि मानव की जो है सभी तरह की जो है आवश्यकता पूर्ति हो जाए। इसी इसी अध्ययन को जो है अर्थशास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर मिला जुलाकर समझा जाए तो अर्थशास्त्र जो है ये एक अध्ययन को कहते हैं जो सरकार करती है कि किसी भी व्यक्ति का जो देश में रह रहे हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे किया जाए। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 50,000 रुपया है यहाँ पर। तो उस 50,000 रुपया को आप चाहते हैं कि हम किसी कार्य में खर्च करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो है उसके बारे में विचार विमर्श करिएगा, रणनीति बनाइएगा कि इस 50,000 रुपया को या 20,000 रुपये को हमें कहाँ पर खर्च करना है। सबसे पहले यही आप सोचिएगा कि उसके बाद किसी ना किसी चीज़ पर खर्च करिएगा। तो जो आप किसी पर सोचें कि इन 50,000 रुपयों को हमें जो है इस जगह जो है खर्च करना है, तो उसी सोच को, उसी अध्ययन को, उसी विचार को जो है अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार सरकार जो है सबसे पहले संसाधन
संसाधनों के उपयोग करने से पहले जो जो है विचार विमर्श करती है, अध्ययन करती है, उसके बारे में सोचती है कि मानव की आवश्यकता इसे कैसे पूरी किया जा सकता है, उसी को जो है हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अर्थशास्त्र जो है मानव की आर्थिक जो है आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, यानी कि पैसा के मामले में। अर्थात अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और एवं उपभोग की प्रक्रिया की जो है अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर वितरण एवं उपभोग मतलब कैसे उपभोग या कैसे उन वस्तुओं को या उन सेवाओं को बांटा जाए, उन उत्पादनों का उपयोग किया जाए, इसी का अध्ययन जो है किया जाता है, जिसको जो है अर्थशास्त्र जिसको जो है हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे समझिए आप कि हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। तो इस पॉइंट का आप जो है ध्यान में रखिएगा कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर अर्थशास्त्र कहलाता है। और अर्थशास्त्र जो है एक प्रकार का जो है अध्ययन होता है जो किसी भी खर्च करने से पहले सोचा जाता है, कि विचार विमर्श किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। और ये टॉपिक आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा जब हम आपको अर्थव्यवस्था बताएंगे इसी वीडियो में, तब जो है। अब आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ध्यान में रखिएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, कि अर्थशास्त्र के जनक, यहाँ पर देखिए, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने यहाँ पर 1700, यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र के जनक तो एडम स्मिथ हैं, तो यहाँ पर एडम स्मिथ ने 1776 में अपने प्रकाशित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। तो ये आपसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है किन के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है ये। और एडम स्मिथ ने ही जो है अपनी पुस्तक में धन का विज्ञान कहा था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था, तो आप बताएंगे कि एडम स्मिथ ने यहाँ पर अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। ये कहा था एडम स्मिथ ने, और वो अपनी पुस्तक में जो है कहे थे। ठीक है, तो अगर भारतीय अर्थशास्त्र की जनक की बात करें तो वो विश्वेश्वरैया है। यहाँ पर ये जो है विश्वेश्वरैया हैं, इनका इमेज आप देख सकते हैं। इनको भारतीय अर्थशास्त्र का जो है जनक कहा जाता है। अगर पूरे वर्ल्ड की जो है जनक की बात करें, पूरे वर्ल्ड में जनक जो है अर्थशास्त्र के जनक कौन है पूरे वर्ल्ड में, तो वहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जो जनक है वो है एडम स्मिथ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जो है अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो वो बताएंगे आप जो है विश्वेश्वरैया। तो ये जो है भारत में अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है इनको। केवल भारत की बात करें तो वो विश्वेश्वरैया हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप नेक्स्ट देखते हैं हम, अब समझते हैं। देखिए आइए साथियों, अब नेक्स्ट समझते हैं हम अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र का वर्गीकरण किसने किया था, तो वो रैग्नेस फ्रीज ने किया था। तो रैग्नेस फ्रीज ने, तो किसने किया था, ये रैग्नेस फ्रीज ने। तो अर्थशास्त्र का वर्गीकरण जो है दो तरीके से किया जाता है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि हम कि अर्थशास्त्र का दो प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है, दो प्रकार होता है। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ठीक है, यहाँ पर अब आइए हम दोनों पर एक एक करके जो है समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, कि इसमें ध्यान रखिएगा आप कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक यानी कि फादर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर कहा जाता है एडम स्मिथ को। किनको, एडम स्मिथ को। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के यहाँ पर देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। सूक्ष्म का मतलब होता है कि बहुत छोटा, यानी कि व्यष्टि का मतलब ही जो है छोटा होता है, इसे ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। ये क्या है, यहाँ पर इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई का जो है अध्ययन किया जाता है। अभी आप शुरुआत में ही पढ़े हैं कि जब हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, देखिए जब हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो उसी को अर्थशास्त्र का अध्ययन कहा जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में हम पहले ही अगर विचार कर लेते हैं या विचार विमर्श अध्ययन कर लेते हैं तो उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। तो जब छोटे लेवल पर जो है हम सोच विचार करते हैं या छोटी चीज़ों को लेकर हम जो है अध्ययन करते हैं, तो एक इकाई का अध्ययन करते हैं, तो उसको जो है हम व्यष्टि अर्थशास्त्र यहाँ पर कहा जाता है, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। जैसे उद्योग, देखिए उद्योग ये बहुत छोटे लेवल का होता है। जैसे कुटीर उद्योग हो गया, घरेलू उद्योग हो गया, तो उद्योग बहुत छोटा शब्द है यहाँ पर। फिर देखिए फॉर्म, यहाँ पर ये देखिए उद्योग बहुत छोटा शब्द होता है, और ये छोटा भी इसलिए होता है, तो इसका जब सरकार अध्ययन करती है तो उसको जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यहाँ पर फार्म हो गया, बाजार हो गया,
एक उत्पादन हो गया, एक उपभोक्ता हो गया, यानी कि एक एक की बात किया जा रहा है, यानी कि बहुत एक ये छोटा इकाई हो गया। यानी कि इनके बारे में जब सरकार अध्ययन करती है तो उसी को जो है हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आपको इस तरह के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हमें फ़ायदा होता है कि हमें ज़मीनी स्तर की जानकारी मिल जाती है कि समाज में यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में निचले स्तर पर किन किन चीज़ों की जो है मांग है, या किन किन चीज़ों की जो है हमें पूर्ति करनी चाहिए, कि इस तरह की जानकारी सरकार को मिल जाती है। और उसी के हिसाब से सरकार जो है यहाँ पर विभिन्न तरह की जो है योजनाएं लाती है। जैसे हम बहुत सारी योजनाओं का नाम सुने होंगे, जैसे ये योजना, वो योजना, गांधी ग्रामीण गारंटी योजना। तो सरकार जब व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करती है, यानी कि बहुत छोटे लेवल का अध्ययन करती है, तो उसी एक इकाई का अध्ययन करती है, तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और उसी के हिसाब से जो है योजनाएं चलाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र समझ में आ गया होगा, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए हम समझते हैं समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए इसका फादर कौन है, तो फादर हैं इसके जे.एन. किन्स। तो इसके फादर हैं जे.एन. किन्स। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको जो है आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आप बताएंगे यहाँ पर जे.एन. किन्स हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र को यहाँ पर जो है बृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। यहाँ पर जैसा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा गया था, वैसे ही इसको जो है बृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को यानी कि बहुत बड़ा अर्थशास्त्र, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको जो है समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े बड़े क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय आय, जब राष्ट्रीय आय हम निकालेंगे तो जैसे किसी एक व्यक्ति का तो नहीं निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक एक का हम जो है देख रहे थे, एक इकाई का अध्ययन किया जा रहा था, यानी कि एक उत्पादन का अध्ययन किया जा रहा है, एक उपभोक्ता का अध्ययन किया गया, तो उसको जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा गया। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं होगा, पूरे बड़े लेवल पर होगा, बड़े बड़े क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आय हो गया, मौद्रिक नीति हो गया, बजट हो गया। अब देखिए बजट है तो बजट किसी एक राज्य के लिए या फिर किसी एक व्यक्ति के लिए पेश नहीं किया जाता है, पूरे देश के लिए बजट पेश किया जाता है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया ये, तो उसको जो है समष्टि अर्थशास्त्र में रखा गया है, यानी बजट का अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाएगा। राजकोषीय नीति हो गया, आर्थिक विकास हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया। तो अब देखिए गरीबी और बेरोजगारी का जब हम अध्ययन करेंगे तो किसी देश में किसी एक व्यक्ति का तो अध्ययन नहीं करेंगे कि एक व्यक्ति कितना गरीब है, पूरे देश लेवल पर पूरे अध्ययन किया जाएगा कि पूरे देश लेवल पर गरीबी कितनी है, पूरे देश लेवल में यहाँ पर क्या बोलते हैं बेरोजगारी कितनी है, कितना बेरोजगारी है, कितनी जो है लोग बेरोजगार हैं, तो बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन हो गया, तो उसको जो है समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के अध्ययन से यह फायदा होता है कि सरकार को देश में बड़े बड़े जो है प्रॉब्लम का पता चलता है, और उसे सुधारने के लिए सरकार जो है अपनी रणनीति तैयार करती है, योजनाएं लाती है जो 1 साल या 5 साल का हो सकता है। उसी को जो है बजट तैयार करती है कि कितना खर्च करना पड़ेगा इन सभी तरह की चीज़ों को सुधारने में, कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम का पता चलता है, जिससे जो है इसका सरकार सुधार करती है उसमें, उसे जो है समष्टि अर्थशास्त्र हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो छोटे लेवल पर यहाँ तक जब अध्ययन करती है तो या एक इकाई का, तो उसको कहते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब बड़े लेवल पर अध्ययन करती है तो उसे कहते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए आइए हम समझते हैं आगे। तो ये आ गया अर्थव्यवस्था क्या है। अब देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, तो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो देखिए किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित जो है उपयोग करते हुए बनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए मैंने आपको शुरू में ही एक आपको उदाहरण बताया था कि मान लीजिए कि आपके पास 20,000 रुपया है, तो आपको उस 20,000 रुपये को खर्च करना है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले उसके बारे में अध्ययन करिएगा कि कहाँ पर उसको खर्च करना है। तो जो आप अध्ययन किए हैं कि किन किन चीज़ों पर खर्च करना है, तो उसी अध्ययन को जो है अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन जब आप खर्च करने लगते हैं तो उन 20,000 रुपयों का जब आप उपयोग करने लगते हैं या खर्च करना जो है प्रारंभ कर देते हैं, तो उसी को जो है अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कि जब आप योजना बनाते हैं तो उसको कहते हैं हम, जब उसको आप जो है अध्ययन करते हैं कि कहाँ कहाँ पर खर्च करता है, तो उसको कहते हैं, या योजना बना रहते हैं तो उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। जब आप खर्च करने लगते हैं तो उसको कहते हैं आप अर्थव्यवस्था। तो ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की
आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए बनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। उपयोग करते हुए यानी कि सरकार जो है सबसे पहले देश में देखती है कि किन चीज़ों की आवश्यकता है, यानी कि उसका पहला अध्ययन करती है। सबसे पहले जो है सरकार अध्ययन करती है, बड़े लेवल पर भी और छोटे लेवल पर भी अध्ययन करती है, तो उसको कहते हैं हम अर्थशास्त्र। और अध्ययन करने के बाद जो है सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती है, बजट पेश करती है और उसके बाद जो है उन सारी प्रॉब्लमों को दूर करती है और यानी कि पैसा आप खर्च करती है, तो उसको कहते हैं हम उसको अर्थव्यवस्था। तो अब आप जो है ठीक है, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थशास्त्र क्या है या क्या अंतर होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो देखिए अर्थव्यवस्था जो है यह है एक अधूरा शब्द है। अधूरा कहने का मतलब जब ये किसी देश के साथ जुड़ता है तभी जाके ये पूरा होता है, अन्यथा ये अर्थव्यवस्था अन्यथा अधूरा है। जैसे कि अगर भारत के संग में अर्थव्यवस्था जुड़ जाए तो तब ये पूरा हो जाता है, या भारतीय अर्थव्यवस्था या चीनी अर्थव्यवस्था या चीन की अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, रूस की अर्थव्यवस्था या जापान की अर्थव्यवस्था या किसी देश के साथ जुड़ा रहता है तभी यहाँ पर ये, अन्यथा ये जो है अधूरा शब्द होता है। जब किसी देश के साथ जुड़ता है तभी ये पूरा होता है, अन्यथा अधूरा शब्द होता है। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे इसको, ये सब लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को पढ़ते हैं। तो देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को जो है 3 तरीके से बांटा गया है, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, कार्यों के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो है वो स्वरूप के आधार पर भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 प्रकार के ये होते हैं। 5 प्रकार की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र है ये, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र है, ये द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है और चतुर्थ क्षेत्र है और पंचम क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये क्षेत्र हैं। कार्य के आधार पर या फिर ये भी कह सकते हैं कि शर्त के आधार पर 2 प्रकार का क्षेत्र होता है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र हैं। उसी तरीके से स्वामित्व के आधार पर जो है उसी प्रकार से स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के क्षेत्रों में हमने इसको विभाजित किया है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा है निजी क्षेत्र, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र और चौथा है सहकारी क्षेत्र। तो इस तरीके से इसको बांटा गया है, इस तरीके से हमने इसको बांट रखा है। तो इन सभी क्षेत्रों को जो है हम सभी क्षेत्र को विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनको यहाँ पर। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं प्राथमिक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है इसमें प्राकृतिक संसाधनों का जो है उपयोग किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक क्षेत्र में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। आप देख ही रहे होंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का प्राथमिक क्षेत्र जो है कहते हैं। यानी कि आपको मैं बता दूं कि सभी तरीके की प्राकृतिक चीज़ों पर या प्राकृतिक चीज़ों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे में कृषि हो गया, यानी कृषि जो है प्राकृतिक है तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। मत्स्य हो गया यानी कि मछली पालन, पशु पालन, खनन, ये सभी जो है जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं इनको प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में भी पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र में मतलब कि बताइए प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से आपको ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। तो यहीं पर तो इसमें से आपको कोई ऑप्शन इसमें से रहेगा। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था का इसको यहाँ पर रीढ़ कहा जाता है। यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कृषि से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है और प्रकृति की बदौलत ही ये अर्थव्यवस्था ही, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको। इसका योगदान जो है जीडीपी में सबसे कम है। देखिए जीडीपी यानी कि सबसे कम पैसा, यानी कि देखिए इन सभी जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं यहाँ पर इनमें पैसा नहीं रहता है। ये आप जानते हैं कि भारत में किसानों की क्या स्थिति है, तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए कि किसान जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं तो भला वो जीडीपी में यहाँ पर योगदान देंगे? नहीं देंगे। तो इस वजह से प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी जो है सबसे कम होता है, यानी कि 16% होता है यहाँ पर। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक रोजगार की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रोजगार जो है प्राथमिक क्षेत्र में ही है। लगभग यहाँ पर 50%, देश की जनसंख्या का लगभग 50% लोग जो है प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, यानी कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं या जुड़े हुए हैं, यानी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी में लगा हुआ है। तो ये बहुत ही जो है दुखद भी बात है और सुखद भी बात है, दोनों तरह की बात है। तो इन सभी की चीज़ों को आप जो है ध्यान में रखिएगा। इन सभी से जो है प्रश्न बनते हैं हमारे या प्रश्न पूछे जाते हैं।
अब देखिए साथियों, प्राथमिक क्षेत्र तो हो गया। अब इसके बाद है हमारा जो है द्वितीयक क्षेत्र। अब देखते हैं हम द्वितीयक क्षेत्र को। तो देखिए इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है। इसमें निर्माण तथा विनिर्माण होता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, निर्माण भी होता है और विनिर्माण भी होता है। यहाँ पर निर्माण का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का निर्माण करना, और विनिर्माण का मतलब क्या हुआ कि जो निर्माण हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आटे का निर्माण हुआ है, तो आटे से अब हम क्या बना देंगे, बिस्कुट बना देंगे। तो आटे से जब हम बिस्कुट बना तो उसको हम कहेंगे विनिर्माण। तो कच्चे माल से जो है दूसरा कोई पदार्थ बनाते हैं तो या चीज़ तैयार करते हैं तो उसको विनिर्माण कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र में निर्माण भी होता है और विनिर्माण भी होता है, यानी कारखानों को शामिल किया जाता है द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, तो जैसे में आटा चक्की है, जैसे निर्माण आटा चक्की में निर्माण होता है, विनिर्माण होता है। गन्ना हो गया, फैक्ट्री हो गया, सर्विसेज हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में द्वितीय क्षेत्र में जो है रखा जाता है। तो इसका योगदान जीडीपी में अगर बात करें तो 30% है। प्राथमिक क्षेत्र से थोड़ा बहुत क्या है, ज़्यादा है, 30% है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर तृतीय क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो है नौकरी, सेवा और दुकान, इन सभी को जो है शामिल किया जाता है तृतीय क्षेत्र में। जैसे परिवहन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोचिंग हो गया, नेता सब हो गए, शिक्षा हो गई, खेल हो गए, और कोई भी खेल हो यहाँ पर, और कम्युनिकेशन हो गया, बैंक हो गया, और नौकरी हो गई। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर जो है तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और तृतीय क्षेत्र में जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि इसमें आने के लिए कम्युनिकेशन या स्किल की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो आप तृतीय क्षेत्र में नहीं जाएंगे। जैसा आप अगर मेहनत नहीं करिएगा तो आपकी नौकरी नहीं होगी, और जब तक नौकरी नहीं होगी तो आप तृतीय क्षेत्र में जाएंगे नहीं, क्योंकि नौकरी को तृतीय क्षेत्र में यहाँ पर शामिल किया जाता है। यहाँ पर आप देख लेंगे इसमें जो है पैसा सबसे ज़्यादा अधिक है, तो इसके लिए स्किल की आवश्यकता होती है। जैसा मान लीजिए कि हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल यहाँ पर तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। तो हॉस्पिटल जो है किसके बलबूते पर चल रहा है, तो डॉक्टरों के, और डॉक्टर जो है पढ़ लिख कर बना है, तो इस वजह से उसके पास पैसा भी अधिक है, क्योंकि वो हॉस्पिटल चला रहा है। और जब वो जो है तो पैसा अधिक है तो वो जो है टैक्स भी, यानी कि इनकम टैक्स भी अधिक देगा। तो जब इनकम टैक्स अधिक अधिक देगा तो इस वजह से वो जो है तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और ये देखिए जीडीपी में सबसे ज़्यादा अधिक योगदान देता है, 54%। इस क्षेत्र में जो भी लोग हैं, तो वो इस क्षेत्र में जो भी लोग हैं वो टैक्स भी अधिक पे करते हैं सरकार को। तो इस क्षेत्र का इस क्षेत्र का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान होता है, 54%। आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे ये। तो इससे आप से प्रश्न पूछेगा कि बताइए किस क्षेत्र का जीडीपी में सबसे अधिक है, तो आप बताएंगे तृतीय क्षेत्र का है। तो कितना है, तो वो है 54%। और सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, तो प्राथमिक क्षेत्र का है, 16%। ठीक है, यहाँ से आप देख ही लीजिए। और फिर द्वितीय क्षेत्र का 30% है। ये सब है। अब देखिए आगे देखते हैं हम साथियों, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तो पहला करते हैं चतुर्थ क्षेत्र को हम। तो ये देखेंगे चतुर्थ क्षेत्र जो है ज्ञान वाले क्षेत्र को रखा जाता है। जैसे में आईटी हो गया, यानी कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी हो गया, यानी कि आरडी हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास संस्थान। तो इनको जो है ये बड़े बड़े संस्थान हैं, बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं, तो इनको यहाँ पर चतुर्थ क्षेत्र में रखा जाता है। तो इसमें बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ज्ञान वाले जो भी क्षेत्र होते हैं तो उनको चतुर्थ क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद है पंचम क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में उच्चतम निर्णय लेने वाले लोग एवं संस्थान को शामिल किया जाता है, यानी कि जो लोग बड़े पद पर हैं और उच्च प्रकार के निर्णय लेते हैं, या फिर कुछ उच्च प्रकार के संस्थान हैं जो उच्च प्रकार के निर्णय लेता है, तो उसको यहाँ पर पंचम क्षेत्र में शामिल किया जाता है। जैसे मैं देखिए विश्वविद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय जो है बड़े बड़े लेवल का निर्णय लेते हैं, तो उनको पंचम क्षेत्र में रखा गया है। सरकारी संगठन हो गए, सार्वजनिक सेवा हो गया, कंपनी के सीईओ हो गए, एमडी हो गए, वित्तीय और कानूनी सलाहकार हो गए, तो ये सब जो है बड़े बड़े लेवल का निर्णय लेते हैं, तो इनको जो है पंचम क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। आप देखते हैं, आप समझते हैं साथियों संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या है। तो देखिए संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, तो इसमें क्या है देखिए कि जिस क्षेत्र में नौकरी नौकरी और नौकरी और समय के साथ जो है वेतन यहाँ पर निश्चित हो, उसी को संगठित क्षेत्र यहाँ पर कहते हैं। तीनों ही निश्चित होता है यहाँ पर, तो उसको जो है संगठित क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि देखिए संगठित क्षेत्र में समय और वेतन तीनों ही निश्चित होता है कि आप कितना जो है आप नौकरी तक करिएगा और आपको कितना वेतन मिलेगा, ये जो है निश्चित होता है, यानी कि बदलता नहीं है। तो उसको आप संगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे में आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी, जैसे सरकारी नौकरी में आप समय और वेतन दोनों फिक्स होता है कि आप कितनी आयु तक नौकरी करिएगा। तो 60 वर्ष तक आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, आप 60 वर्ष की आयु तक, तो ठीक है। तो आपका वेतन भी फिक्स रहता है कि आपको इतना वेतन दिया जाएगा। कोई भी सरकारी नौकरी हो, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको 60 वर्ष से पहले कोई नहीं हटा सकता है।
तो देखिए आपकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी, तब वहीं आपको जो है रिटायर हो सकते हैं। पूरा संगठित क्षेत्र हो गया ये। जैसे बड़े बड़े कंपनी में जो है, जैसे टाटा बिरला कंपनी हो गए, तो इन सब में जो है नौकरी मिलती है। तो इसमें भी वेतन और समय दोनों निर्धारित होता है और दोनों निश्चित होता है। इससे पहले आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो उसको जो है संगठित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वही एक होता है असंगठित क्षेत्र। इसमें क्या है, नौकरी का वेतन फिक्स होता है, ना समय फिक्स होता है, ना किसी प्रकार की छुट्टी फिक्स होती है। यानी कि कोई भी चीज़ में निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है, तो उसको असंगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे प्राइवेट नौकरी, देखिए प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं है, अगर मुनाफा होगा तो आपको जो है वेतन बढ़ा देगा, अगर नहीं होगा तो आपका वेतन आपको और घटा देगा जितना आपको पहला मिलता है। छुट्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपको छुट्टी कोई देगा नहीं। मतलब प्राइवेट नौकरी में कोई भी चीज़ नहीं रहता है, यानी कि फिक्स आपकी आयु भी फिक्स नहीं है कि आपको कब प्राइवेट नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कब रख लिया जाएगा, तो ये फिक्स नहीं है बिल्कुल भी। इसी प्रकार कृषि हो गया, जो भी कृषि में लोग लगे हुए हैं, ना उनका कोई वेतन फिक्स है, जैसे कि किसान हो गए, तो ना उनका कोई वेतन फिक्स है, ना ही उनका कोई आयु फिक्स है कि कब आप इस काम को कर सकते हैं। तो एक कृषि जो है असंगठित क्षेत्र हो गया। यहाँ पर देखिए कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोई दुकान कर रहे हैं, तो ये देखिए इसमें भी आपका कोई वेतन फिक्स नहीं है, दुकान में भी। तो किसी महीने में यहाँ पर देखिए आपको दुकान कर रहे हैं, तो किसी महीने में आपको घाटा हो जाएगा, किसी महीने में आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सब जो है असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद में। आइए साथियों, अब हम समझते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, ये क्या क्या होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र जो है, इस पर पूरी तरीके से सरकार का अधिकार होता है। सार्वजनिक क्षेत्र को ही पब्लिक सेक्टर के नाम से जाना जाता है। यह विकास तथा समाज कल्याण के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो विकास के लिए और समाज कल्याण के लिए होता है ये सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो रेलवे है और महारत्न है। रेलवे जो कि किसका है, तो इस पर देखिए सरकार का पूर्ण संपूर्ण रूप से अधिकार होता है और अधिकार है। यह है जो समाज कल्याण के लिए रहती है, तो इसको जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। उसी प्रकार अब है निजी क्षेत्र। अब देखिए निजी क्षेत्र जो है, इसके सभी क्षेत्र को निजी व्यक्ति का हाथ होता है, सभी व्यक्ति का निजी क्षेत्र का हाथ होता है। तो देखिए यही क्षेत्र जो है प्राइवेट सेक्टर कहलाता है, यानी पीवीटी कहते हैं इसी क्षेत्र को, प्राइवेट सेक्टर। इसका जो है मुख्य उद्देश्य केवल जो है लाभ कमाना है। यहाँ पर देखिए सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, कहीं पर देखे होंगे आप पीवीटी, अगर लिखा हुआ आपने कहीं देखा होगा, तो इसी प्राइवेट क्षेत्र को आप जो है निजी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी कि मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। इसका जो है उद्देश्य क्या होता है कि बस इसका जो है उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है, कि बस कहीं भी इसको यहाँ पर लाभ मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है प्राइवेट कंपनी रिलायंस। तो ये रिलायंस का नाम आप सुने ही होंगे। तो पूंजी के आधार पर आप उसको सबसे अधिक जो है पूंजी है, संपत्ति है, तो उसके आधार पर आप सबसे बड़ा यहाँ पर प्राइवेट कंपनी है रिलायंस। तो जबकि क्षमता के आधार पर अगर बात करें, या कॉर्पोरेट क्षमता के या टैक्स देने में सबसे बड़ी जो कंपनी है, टैक्स देने में सबसे बड़ी जो कंपनी है, तो वो है टाटा। देखिए टैक्स सबसे ज़्यादा कौन देती है, टाटा। और सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो रिलायंस। तो यहाँ पर ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं साथियों संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। और देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। इससे पहले देखिए साथियों, मैं एक बात आपको और बता देता हूँ। तो देखिए संयुक्त क्षेत्र को ही ट्रिपल पी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इससे निजी तथा सार्वजनिक दोनों की भागीदारी होती है, यानी निजी व्यक्ति की भी और सार्वजनिक व्यक्ति की भी इसमें भागीदारी होती है। यानी प्राइवेट व्यक्ति भी इसमें भाग ले सकता है और सरकार भी इसमें भाग ले सकती है। तो उसी को जो है संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी, यानी कि ट्रिपल पी। वर्तमान भारत में सबसे तेजी से जो है पीपीटी का विकास हो रहा है। उदाहरण के रूप में देखिए कि मेट्रो। तो देखिए दिल्ली में जैसे आप देख रहे होंगे मेट्रो, या कहीं और भी राज्यों में आप देख रहे होंगे, कोलकाता, राजस्थान, जयपुर, तो इधर मुंबई। तो इसका जो है सबसे तेजी से विकास हो रहा है। और इसको बनाने में यहाँ पर या संचालन करने में सरकार का भी उसमें योगदान है और किसी निजी व्यक्ति का भी उसमें योगदान है। तो उसको संयुक्त क्षेत्र में रखा जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, आप जानते हैं सहकारी क्षेत्र यानी कि कोऑपरेटिव, यानी कि जब किसी कंपनी का दिशा निर्देशक सरकार तय करती है, तो उसे सहकारी क्षेत्र कहते हैं या कोऑपरेटिव कहते हैं। ठीक है, तो इसका दिशा निर्देशक जब सरकार तय करती है, तो उसे सहकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहकारी। जैसे आप सुने होंगे कोऑपरेटिव बैंक, ये आपने सुनी होगी बिल्कुल।
तो कोऑपरेटिव बैंक जो है, तो इसका मतलब क्या है कि उस बैंक का जो दिशा निर्देशन दे रही है वो कोई प्राइवेट संस्था नहीं है जो उसका दिशा निर्देश दे रही है, तो वो दिशा निर्देश सरकार दे रही है यहाँ पर। तो इसलिए उसे जो है कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जाना जाता है। कोऑपरेटिव बैंक जो है या कोऑपरेटिव के संचालन यहाँ पर देखिए साथियों, इस बैंक का जो दिशा निर्देश देती है वो कोई प्राइवेट संस्था नहीं होती है या कोई इसका मालिक नहीं होता है। इसका दिशा निर्देश जो है सरकार दे रही होती है, जब इसको कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि सहकारी क्षेत्र में, इसीलिए इसको कहते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए इसी को कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जाना जाता है। कोऑपरेटिव बैंक जो है, कोऑपरेटिव का संचालन कई लोगों के द्वारा होता है। इसका जो है एक लोगों के द्वारा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के द्वारा होता है, यानी कि उसका संचालन कोई दूसरा करता है, यानी कि जब उसको कोई जो है कोऑपरेटिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं। देखिए साथियों, अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 5 प्रकार होता है और पाँचों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो यहाँ पर देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको कहा जाएगा, यानी कि देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको कहा जाएगा, यानी कि मैं आपको बता दूं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है और सभी आर्थिक क्रियाएं निजी हित के लिए और निजी लाभ के लिए हो, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कुल मिला जुलाकर उस अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं कि जिस देश में उत्पादन के साधन पर, यानी वस्तु के उत्पादन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी कि सरकार का उसमें जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जो उस देश की सरकार है उसका लेना देना कोई नहीं होता है, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, केवल निजी व्यक्ति या निजी कंपनियों का अधिकार होता है। तो उस तरह की अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं देखिए यूएसए, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, तो इन देशों में सभी में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि इनका कोई यानी कि जनता पे वो नहीं होता है, सीधा सीधा इनका उद्देश्य होता है सिर्फ पैसा और धन कमाना। इसमें जनता का जो है कोई भी नहीं रखा जाता है कि इससे जनता को जो है बेनिफिट होगा या नुकसान होगा। इनका होता है निजी स्वामित्व, मतलब एक प्रकार का, यानी कि उत्पादन के साधन पर इनका या जो वस्तुओं का उत्पादन होता है कि सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी कि ज़्यादा हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है। अधिक हस्तक्षेप जो है निजी व्यक्तियों का होता है यहाँ पर और निजी कंपनियों का होता है। इस वजह से इस देश में कहा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो उसी प्रकार है अब समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए इसी प्रकार है समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि सोशलिज्म इकोनॉमिक्स। देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर देश के सरकार का अधिकार होता है, मतलब जिस देश में उत्पादन पर देश की सरकार का अधिकार हो, उत्पादन के जो भी साधन है तो उस पर देश की सरकार का अधिकार हो, तो उस देश में कहा जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो जैसे मैं देखिए रूस, जैसे यूएसएसआर, तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, जैसा हो गया देखिए साथियों रूस, यूएसएसआर। तो रूस में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो यहाँ पर जो साधन है निजी कंपनियां, तो उस पर जो है उनके साथ साथ जो है सरकार का भी हस्तक्षेप होता है यहाँ पर। देखिए यानी यहाँ पर जो भी उत्पादन के साधन होते हैं या साधन है तो उस पर सरकार का अधिकार है, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। तो इस वजह से रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन समाज की ज़रूरत के हिसाब से होता है, इसलिए उत्पादन के जो सभी कारक हैं, प्रमुख कारक और संसाधन हैं, वो राज्य सरकार के स्वामित्व होता है। तो यानी मतलब राज्य सरकार जो रिपोर्ट देती है कि किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता है, उसी की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन को जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, तो जिस देश में यहाँ पर सरकार का अधिकार होता है उत्पादन के साधन पर, तो उसमें जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है उस देश को। ठीक है, यहाँ पर इज दैट क्लियर। अब हम समझते हैं कि मिश्रित, यहाँ पर अब देखिए अगला है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। अब हम समझते हैं इनको। तो देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो है उत्पादन के साधन पर स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों का होता है। अब यहाँ पर आप देख लेंगे
सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों का अगर होता है, यानी कि सरकार का भी उतना ही उत्पादन पर अधिकार होता है और निजी व्यक्ति का भी उतना ही अधिकार होता है, तो कहते हैं कि उस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसे अपना देश भारत, तो अपने देश भारत में जो है किसी भी उत्पादन के साधन पर, यानी कि उत्पादन का स्वामित्व जो है सरकार का भी है और किसी निजी व्यक्ति का भी है, मतलब दोनों का जो है बराबर अधिकार होता है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी मोस्ट हो जाता है, तो इसको याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आप बताएंगे कि भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ठीक है, और एक होता है आप खुली अर्थव्यवस्था, यानी कि ओपन इकोनॉमी, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, तो उसको जो है कहा जाएगा कि उसमें कहा जाएगा कि उस देश में खुली अर्थव्यवस्था है, जिसमें मतलब निर्यात आयात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो। जैसे आयात निर्यात का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि खरीदने और बेचने की क्रिया को आयात और निर्यात कहते हैं। जैसे हम लोग जो है किसी देश में अपना सामान ले जाकर अपने देश में उत्पादित सामान को किसी दूसरे देश में बेचते हैं, और उस देश का सामान हम कुछ खरीद कर लाते हैं, दूसरे देश से सामान अपने देश में कुछ खरीद कर लाते हैं, तो इसी को जो है आयात निर्यात के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल है सिंगापुर, यूएसए। इसकी जो है खुली अर्थव्यवस्था है, कोई भी सामान यहाँ पर जो है खरीद सकता है और कोई भी सामान यहाँ पर अपना बेच सकता है। इसको हम जो है खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगला अगला देखिए, यहाँ पर एक होता है बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि क्लोज इकोनॉमिक्स, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात बिल्कुल शून्य हो। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर देखिए आयात और निर्यात बिल्कुल शून्य होता है, यहाँ पर शून्य के बराबर हो या शून्य हो, तो उसकी जो है बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है होता है। जैसे है उत्तरी कोरिया, तो उत्तरी कोरिया में जो है आयात निर्यात बिल्कुल बंद है, यानी कि सभी निर्यात, यहाँ पर कोई भी देश इसके साथ आयात निर्यात नहीं करता है। इस वजह से कहा जाता है कि उत्तरी कोरिया का जो है बंद अर्थव्यवस्था है, यानी कि क्लोज इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो आप जो है अर्थव्यवस्था के प्रकार जो है पांचों प्रकार अच्छे से समझ गए। अब देखिए हम आगे देखते हैं यहाँ से। अब देखिए हम छोटे से टॉपिक को समझ लेते हैं, जो हमें आगे की इकोनॉमिक्स पढ़ने में हमें सहायता मिलेगी यहाँ से बहुत ज़्यादा। तो किसी प्रकार की यहाँ से हमें दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए उत्पादन के कारक, या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर हम उत्पादन करते हैं, या फिर किसी के भी द्वारा किसी चीज़ का भी उत्पादन किया जाता है या उत्पादन करते हैं, तो उसके लिए जो है कुछ ना कुछ जो है चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए चार चीज़ों की जो है महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, तो उसी को जो है उत्पादन के कारक कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसको हम उत्पादन के कारक कहते हैं। तो कहते हैं कि उत्पादन के कितने कारक होते हैं, तो चार कारक होते हैं। यहाँ पर कौन कौन होते हैं, तो पहला पूंजी होता है, भूमि होता है, श्रमिक होता है और उद्यमी होते हैं। तो ये जो है चार कारक होते हैं किसी भी कारक के उत्पादन करने के लिए। अगर ये चार कारक नहीं रहेंगे तो किसी भी चीज़ का यहाँ पर एक सुई का भी उत्पादन आप नहीं कर सकते हैं, तो इन चार के बदौलत। ठीक है, तो अब आइए हम इनको एक एक करके देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले देखते हैं हम पूंजी क्या है। तो उत्पादन में लगाया गया धन जो है पूंजी कहलाता है, यानी किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले क्या है, पैसा चाहिए। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए, तो पैसा चाहिए, यानी कि धन चाहिए। तो उसी धन को जो है पूंजी कहा जाता है। तो पूंजी जो है किसी भी तरीके से हो सकता है, आप किसी से कर्जा ले लीजिए या फिर आप किसी से लोन ले लीजिए, ये तो ये पूंजी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए पूंजी के बाद भूमि की आवश्यकता होती है, यानी कि जिस स्थान पर हमें उत्पादन करना होता है तो उस भूमि की हम पहचान करते हैं या फिर जो है उसको चिन्हित करते हैं। अगर यानी कि ज़्यादा पैसे वाला है तो भूमि को जो है खरीद लेता है, कम पैसे वाला है तो भूमि को किराए पर ले लेता है। तो इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो भूमि की अभी आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ की उत्पादन के लिए। उसके बाद श्रमिक, यानी कि मजदूर, यानी कि देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वस्तु उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूरों को श्रमिक कहते हैं। यानी कि अब आपको मैं आसान भाषा में इसको बता दूं कि जो भी यहाँ पर देखिए किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि श्रमिक मजदूर, यानी कि आसान भाषा में मैं आपको बता दूं कि जो भी वस्तु हम उत्पादन करेंगे उसके लिए हमें जो है काम करना पड़ेगा। और वो काम कौन कौन करेगा, तो वो करेंगे जो है मजदूर। और मजदूरों को क्या कहा जाता है, तो उनको ही श्रमिक कहा जाता है। तो जब आपसे कोई भी श्रमिक कहे तो आपको समझना है कि यहाँ पर एक मजदूर की बात कर रहा है। तो ठीक है, तो उसके बाद है उद्यमी, मतलब उद्यमी। अब देखिए उद्यमी क्या होता है, तो उद्यमी मतलब यहाँ पर होती है कंपनी। तो इसको बिल्कुल भी जो है आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको जो है समझ में आ रहा होगा। उद्यमी मतलब कंपनी। तो देखिए इसमें क्या है कि जिस व्यक्ति की कंपनी होती है उसे ही उद्यमी कहा जाता है। मतलब जहां पर कोई भी उद्यमी नहीं रहेगा या उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि सारा तरीका जो है एक उद्यमी ही जानता है, एक व्यापारी ही जानता है। मतलब
कि किस तरीके से किसी चीज़ का उत्पादन करना है, क्योंकि मजदूर का काम होता है यहाँ पर सिर्फ जो है सिर्फ काम करना। मालिक जैसा बताइएगा मजदूर सिर्फ वैसा करता है, लेकिन बताना तो एक उद्यमी को है, तो वैसा वो करेंगे। तो उद्यमी का रहना बहुत ही आवश्यकता है। तो क्यों, तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स में 4 चीज़ें ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं या इंपॉर्टेंट होती हैं, इन सभी को आप जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आप आइए देखते हैं हम एग्जाम में इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ पर। तो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इन सभी चीज़ को जानने की अब आप जो है इनका आंसर भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए साथियों, आइए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लाया हूँ। और इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपने अभी पढ़ा है, वो सारा ही आपको जो है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो है याद हो जाएगा इन क्वेश्चनों को देखकर कि क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं। मतलब इसी तरीके से हमारी सारी क्लासेस चलेंगी यहाँ पर। अगर जो है तो चैनल पर आप जो है जुड़े रहिएगा और इसी चैनल को जो है अपने साथियों के साथ भी अवश्य साझा करें अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। अब देखते हैं हम एक एक करके ये क्वेश्चन। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसमें जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किस अर्थव्यवस्था में किया जाता है। आपने अभी पढ़ा भी होगा पीछे, तो आपको बताना है। तो आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन जो है किया जाता है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है छोटी लेवल का जो है अध्ययन होता है, तो उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र में रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी, यहाँ पर किसी भी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ये प्रश्न नंबर यहाँ पर दूसरा है। तो अब इसका आंसर बताइएगा। तो पहला है यहाँ पर कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, या आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, या उद्यमियों का स्वरूप, या रोजगार की शर्तें। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, आप जो है ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उद्यमियों का, यहाँ पर उद्यमियों का स्वामित्व। तो ये इसका उद्यम के स्वामित्व के आधार पर किसी भी क्षेत्र को जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। तो यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न का आंसर जो है सभी बताते हुए चलिए, अपने अपने मन में यहाँ पर इसका टिक मारते हुए चलिए, या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके आप बता सकते हैं अगर वीडियो को बाद में देखें तो आप, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा। तो देखिए तीसरा प्रश्न है यहाँ पर साथियों कि उसके बाद है यहाँ पर भारत में किस तरह की जो है अर्थव्यवस्था है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है किस तरह की है। तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, आपने पढ़ा भी है अभी। उसके बाद अभी प्रश्न है यहाँ पर, उसके बाद प्रश्न है साथियों कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का यहाँ पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी कि दोनों का जो है अस्तित्व या यानी कि स्वामित्व होता है, यानी कि दोनों का अधिकार होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जैसे कि भारत में है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद में अब चलते हैं, प्रश्न है आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, यानी मतलब बताना है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किस में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकासशील राष्ट्र के रूप में, यानी कि भारत अभी जो है विकासशील है, पूरा विकसित नहीं हुआ है, अभी सिर्फ विकासशील है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपके जो है क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है छठा यहाँ पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक जो है योगदान करता है। तो अब देखिए, सब आपको मैंने सबसे शुरू में ही बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पर जो है वो जीडीपी में सबसे कम जो है योगदान देता है, सबसे कम जो है योगदान देता है ये प्राथमिक क्षेत्र, जीडीपी में योगदान नहीं देता है। और द्वितीय क्षेत्र जो है तो वो भी जो है बहुत कम देता है, लेकिन तृतीय क्षेत्र जो है वो जीडीपी में बहुत अधिक योगदान देता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या हुआ, इस सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या हुआ कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन सा क्षेत्र देता है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि सीधा सीधा जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50% से ये जो है अधिक का वो देता है। और ये कितना देता है प्राथमिक क्षेत्र, तो ये देता है 16%, आपने पढ़ा होगा अभी पीछे। तो इसका
सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अब उसके बाद में अगला चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आप बताइएगा कि कौन सी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था होती है। मुद्रापूर्ति पूरक नियंत्रित होती है, पूर्ति या घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है, या केवल निर्यात होता है, न निर्यात हो न आयात हो। तो देखिए सबसे मैंने आपको अभी यहाँ पर देखिए पढ़ाया है कि बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि क्लोज इकोनॉमिक्स क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी आपको बताया था कि यहाँ पर ना ही किसी देश में ना तो निर्यात होगा ना ही आयात होगा, जैसे कि उत्तरी कोरिया का आपको उदाहरण देकर बताया था, ना तो वो किसी देश से आयात करता है और ना ही निर्यात करता है, क्योंकि उस पर जो है बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं देश से आयात निर्यात या जो है कोई भी व्यापार करने के लिए। यानी कि वह देश ना किसी देश से कुछ खरीदे और ना ही कुछ उस देश में बेचे, तो उसको जो है क्लोज इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हमारा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है। यानी कि मतलब बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र जो है इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। यानी प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है, तो आपको आपने शुरू में ही पढ़ा होगा कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है, तो कृषि से है। यानी कि कृषि क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, आपको शुरू में ही बताया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अगला। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो आपको मतलब इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से क्या कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए निर्माण, तो आपको मैंने बताया था निर्माण जो है प्राथमिक क्षेत्र के निर्माणगत जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है निर्माण, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है निर्माण। ठीक है साथियों। उसके बाद है कृषि एवं खनिज, बिल्कुल जो है कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है बिल्कुल आएगा। सेवा जो है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार जो है सूती वस्त्र ऑप्शन नंबर डी विनिर्माण हो गया, तो ये जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण सूती वस्त्र वाला। तो ये जो है सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल जो है यहाँ पर बिल्कुल बी, कि कृषि जो है कृषि एवं खनन ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि एवं खनन। तो देखिए इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। जो भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथियों। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो है 10वां। तो ये क्या क्वेश्चन है कि किसको किसको अर्थव्यवस्था का पितामह कहा जाता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइएगा कि इसका जो है आंसर क्या है। देखिए साथियों, जैसा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारी, तो हमारे यहाँ पर जो है कोर्सेज भी चलते हैं और ये वीडियो जो है पब्लिक रहेगी। बाकी हमारी जो वीडियो चलेंगी वो जो है मेन स्टूडियो पे चलेंगी, बोर्ड पे चलेंगी, यानी कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पूरी इकोनॉमिक्स में आपको जो है कराऊंगा। अगर आपसे हमको पढ़ना है तो हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है उत्तराखंड जीके बाई अर्जुन राजपूत सर के नाम से, तो इसकी PDF भी आपको वहाँ पर मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेंगे। और साथियों अगर आपको हमसे पढ़ना है तो हमें जो है आप जो है बिल्कुल हमारे नंबर पे कॉल करके, हमारे पेड कोर्स चलते हैं तो वहाँ से हमें आप जो है कॉल कर लेंगे। हमारा जो है यहीं पर कमेंट बॉक्स में मैं जो है नंबर अपना पिन कर दूंगा, तो वहाँ से नंबर निकाल के हमें जो है कॉल करके हमारा पेड ग्रुप ले सकते हैं, पेड कोर्स ले सकते हैं साथियों। और आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी है तो इस पर अपनी राय जो है ज़रूर रखेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दूसरा, अगर देखिए आप चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को हमारी और अधिक वीडियो जानने के लिए जो भी चीज़ हम यहाँ पर डालते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बस होता इतना है। अगर कोई भी हम अपनी यहाँ से इन्फॉर्मेशन देते हैं साथियों तो वो आपके पास जो है सबसे पहले जाती है। अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर, क्योंकि हमें भी पता है कि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन मात्र 1 सेकंड का समय निकाल करके जो है हमारे ही यूट्यूब चैनल के साइड में को वीडियो जहाँ चलती है उसके साइड में एक सब्सक्राइब का छोटा सा एक बटन होता है, बस उसको दबाना होता है, बस उसको दबा दीजिएगा आप, ऑटोमेटिकली चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो उसे दोबारा मत दबा दीजिएगा, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तभी दबाइएगा, तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा साथियों। और जैसा हम लास्ट में कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें।
छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने साथियों से इसको अवश्य साझा करें और शेयर करें। धन्यवाद साथियों।